नमस्कार, मेरा नाम है गोविंद सिंगर और आप देख रहे हैं सम्यक टुडे न्यूज़। आज हम लोग जुड़ने जा रहे हैं एक खास हस्ती के साथ जो कि झारखंड लातेहार के रहने वाले हैं। जी हाँ, लातेहार वही जिला है जहाँ पे नक्सल प्रभावित इलाका है और नक्सलियों का काफ़ी दबदबा है। लेकिन आज हम लोग नक्सलियों की बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम लोग सिविल परीक्षा के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करने जा रहे हैं मनीष कुमार जी के साथ। तो चलिए आइए जुड़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लोगों को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। क्योंकि जब तक लोगों में स्टार्ट करने का सबसे ज्यादा डर होता है कि हम स्टार्ट करें या नहीं करें। जी। मेरे अंदर भी वही प्रॉब्लम था। मैं उस टाइम पे जॉब कर रहा था, मुंबई में था। और उस टाइम पे मेरे मन में था कि मुझे करियर प्रोग्रेशन चाहिए, लेकिन एक सही स्टार्ट नहीं मिल पा रहा था। और मैं अपने सारे दोस्तों को देख रहा था कि वो सारे कहीं ना कहीं मीन्स एक आगे मूव मूव कर रहे थे। कुछ लोग एमबीए कर रहे थे, कुछ लोग फॉरेन जा रहे थे। लेकिन मेरा मन उस फील्ड में नहीं था। मैं कुछ अलग ही फील्ड ढूंढ रहा था जहाँ पे मेरा पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए। उस टाइम पे मेरा सिविल सर्विसेज का जो थिंकिंग था उतना सॉलिडिफाई नहीं हो पाया था। लेकिन मैंने बहुत सारे स्टोरीज पढ़े हैं उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर्स आ रहे थे। उस टाइम पे मुंबई में जस्ट द हिंदू स्टार्ट हो गया था पब्लिश होना। और मैं द हिंदू पढ़ने के साथ साथ मीन्स उस टाइम पे जो टॉपर्स थे, ईरा सिंघल और जो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन्स होते थे वो पढ़ा करता था। जी। तो लोगों के जो मैं अचीवमेंट देखता था उस टाइम पे मुझे एक मोटिवेशन मिला कि ऑर्डिनरी लोग भी इस फील्ड में आ सकते हैं। एक पहले मेरा स्टीरियोटाइप बना हुआ था कि नहीं, जो आईआईटीएन है, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं वही इस फील्ड में जाते हैं। लेकिन उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने में मुझे टाइम लगा। और मुझे आज खुशी है कि मैंने उस स्टीरियोटाइप से हट करके डिसीजन लिया, नहीं तो हो सकता था मैं भी इस फील्ड में नहीं आता, डर से कि मुझे ये फील्ड काफी डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, ऑर्डिनरी लोग नहीं कर पाएंगे। तो वही था कि मेरा एक पब्लिक सर्विस में जाने का मन था। और पब्लिक फील्ड क्या होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं मिल रहा था। कुछ लोग बोलते थे एनजीओ ज्वाइन कर लो, कुछ लोग बोलते थे सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लो। लेकिन हर फील्ड के अपने चैलेंजेस हैं, हर फील्ड के अपने रिवॉर्ड्स हैं। तो काफी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद मैंने सिविल सर्विसेज को चुना। हालांकि लोग मुझे काफी ज्यादा बोल रहे थे कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा फेलियर्स देखने को मिलेंगे। जी। बट थैंकफुली मैंने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया बाई लक और बाई हार्ड वर्क। मनीष जी, आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली है। आपको रैंक के मुताबिक आईएएस मिलेगा। क्या कुछ बता पाएंगे आखिर एक आईएएस की ट्रेनिंग कैसे होती है? क्या अंतर है एक आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग में? कहाँ होती है और कैसे होती है? अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ साझा कर पाए। कि अभी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है तो उन लोगों को लाबासना एक ट्रेनिंग सेंटर है जो कि मसूरी में है, देहरादून से जस्ट 30 to 40 किलोमीटर है। तो वहाँ पे सब लोगों को बुलाया जाएगा। वहाँ पे लगभग 3.5 मंथ का एक बेसिक ट्रेनिंग होता है। उसके बाद सर्विस अलोकेशन हो जाता है, कौन किस सर्विस में जाएगा, कौन किस स्टेट में जाएंगे। सर्विस अलोकेशन के बाद वो अपने रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर में चले जाते हैं। जैसे आईएएस लोग मसूरी में रुकते हैं, जी। आईपीएस जिनको मिलता है वो हैदराबाद चले जाते हैं। सरदार पटेल एकेडमी है वहाँ पे, काफी बड़ी है, शानदार है। इनकम टैक्स और आईआरएस सर्विस वाले नागपुर और फरीदाबाद जाते हैं। फॉरेन सर्विस वाले दिल्ली में रहते हैं। तो ऐसे सब लोगों की सर्विस बढ़ जाती है और सब लोग अपने रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर्स में चले जाते हैं। उसके बाद उनके अपने सब लोगों के अपने ड्यूरेशन है ट्रेनिंग के। और उसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लोग सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं फुल्ली। मनीष जी, मनीष जी, लाखों आईएएस एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के, और जिनमें से हाँ बहुत लोग असफल हो जाते हैं और उनके बाद हाँ, वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनके लिए आपका बिल्कुल। क्या सुझाव है? क्या उन्हें लाइक किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए या फिर किस तरीके से दोबारा रीस्टार्ट करना चाहिए? तो उसके बारे में प्लीज हमें बताएं। जी। कि ये एग्जाम काफी बड़ा है और मीन्स हार्ड वर्क तो आपको सबसे पहले बहुत करना पड़ेगा। आपका जो भी बैकग्राउंड हो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक इसकी पढ़ाई है, इसका सिलेबस ऐसा है कि आपको हर फील्ड को टच करना पड़ता है। चाहे आप डिफेंस हो, चाहे पॉलिटी हो या पार्लियामेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो। तो हर फील्ड में आपको रुचि रखनी पड़ेगी इसमें, और हर फील्ड को टच करना पड़ेगा, हर फील्ड को समझना पड़ेगा। लेकिन आपको किसी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको सब फील्ड का आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज चाहिए। लेकिन हाँ, इतना नॉलेज चाहिए कि आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो प्राइमरी की इंग्रेडिएंट जो कहते हैं आपके डिश का, वो ये हार्ड वर्क है। दूसरा है पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ये नॉर्मल चीज है, आप जितना बड़ा अपना गोल चूज करेंगे, आपका ड्रीम जितना ही होगा, आपके फेलियर्स रेट हो सकता है उतनी ज्यादा हो। क्योंकि आप एक सिविल सर्विसेज इंडिया का काफी एस्टीम्ड और काफी मीन्स एक प्रेस्टिजियस जॉब है। सीट्स काफी लिमिटेड हैं, एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा हैं। तो कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। इसके लिए आपको शुरू से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्लानिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है। क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन में चूक जाते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा बल्कि है, अगर आप होल्ड नहीं कर पाते हैं
हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको 1 साल पीछे ले जाती है, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रोसेस ही इसका 1 साल का होता है। तो मैं यही कहूंगा कि अपने हार्डवर्क हमेशा कंटिन्यू रखें। बहुत लोग होता है कि फेल होने के बाद हार्डवर्क छोड़ देते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं। जी। डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि इस फील्ड रिवॉर्ड जो है आपके हार्डवर्क से कई गुना ज्यादा है। और सिंपल सा चीज है कि अ, आपका गोल जितना बड़ा होगा आपको फेलियर्स उतनी ज्यादा देखने को मिलेंगे, और आपका रिवॉर्ड उससे बहुत ज्यादा होगा। मैंने भी नहीं कभी सोचा था कि मुझे इतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, मेरे फैमिली को रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग मुझे जानेंगे। तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा एक न्यू एक्सपीरियंस है, एक नया स्टेटस मिलता है। उससे ज्यादा आपको पब्लिक के बीच में काम करने का मौका मिलेगा डायरेक्टली, आपके पास पावर होंगे, अथॉरिटी होंगे, नए रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं और जो पुराने हैं, यही कहना चाहूंगा कि आप पेशेंस रखिए। हार्डवर्क आप कर ही रहे हैं, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि कब आप हार्डवर्क करें तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी आपका लक आपके साथ होगा। और जब भी लक आपके साथ होगा, हो सकता है आप इस एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ क्लियर कर लेंगे। जी। जी, धन्यवाद मनीष जी। और मनीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करते हैं, और उनको लगता है कि हाँ। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करने से वो लोग लाइक परीक्षा में सफल हो जाएंगे। और बहुत सारा मैंने देखा है कि जो सेल्फ स्टडी भी करते हैं वो भी अपना जो आईएएस के एग्जाम्स होते हैं या फिर जो भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं वो क्रैक कर लेते हैं। क्या डिफरेंस होता है एज अ सेल्फ स्टडी में और एक कोचिंग ज्वाइन करने में? देखिए, एक सिविल सर्विसेज के लिए ना एक गाइडेंस का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। जी। गाइडेंस हो सकता है आपको कोचिंग से मिले, या आपके फैमिली मेंबर कोई सिविल सर्वेंट हो, या आपके फ्रेंड सिविल सर्वेंट हो, जी। उनसे मिले। तो एक गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मेरे साथ ये कंडीशन नहीं था, इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। लेकिन आज के टाइम पे मैं कहूँ तो गाइडेंस आपको बहुत सारे सोर्सेस मिल सकते हैं। आप घर बैठे डिजिटली आप सारे कोचिंग का जो मटेरियल उसे आप एक्सेस कर सकते हो। आप बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ऑनलाइन मोटिवेट करते हैं, स्ट्रैटेजी बताते हैं अपनी। तो आप उनसे भी स्ट्रैटेजी लेकर के आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं कहूँ इस साल अगर 680 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को क्लियर किया है, तो हमारे पास 680 स्टोरीज हैं तैयारी करने के। तो आप किसी एक स्टोरी को फॉलो नहीं करें ब्लाइंडली, हो सकता है आपके लिए कुछ नया स्टोरी क्रिएट हो जाएंगी। तो आप अपने ऊपर आप अपना देखिए कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोचिंग में बैठने वाले सारे लोग सक्सेस हो ही रहे हैं। तो जी। कोचिंग का भी फेलियर रेट काफी ज्यादा होता है। तो मैं कहूँगा अपने हार्डवर्क पे सही भरोसा रखें, और सही बुक्स का चयन करके आप पढ़ाई करें तो आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। जी मनीष जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको इस दौर में जैसे कि अभी की लाइफ चल रही है, इस दौर में क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ी और क्या क्या कठिनाइयों से सामना करते हुए आपने इस सिविल सर्विस एग्जाम को आपने क्रैक किया है? कहीं ऐसी कि हर आदमी के साथ लगी हुई है, चाहे वो सिविल सर्विसेज कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। जी। मेरे साथ भी कुछ थे, जैसे सोशल प्रेशर होते थे, लोग बोलते थे। तो बहुत सारे लड़कियों के अगर अलग प्रॉब्लम है, लड़कों के अलग प्रॉब्लम है, जो जॉब कर रहे थे उनके अलग प्रॉब्लम है कि वो अनएम्प्लॉयड है, एक माइंड बनाते रहता है। जी। बहुत बार फाइनेंशियल इशू भी होते हैं कि आपको फैमिली पे डिपेंडेंट रहना है। और मीन्स अब मैं दिल्ली में रहता था तो वहाँ काफी चीजें एक्सपेंसिव थी, जैसे रूम रेंट हो गए या कोचिंग टेस्ट मटेरियल्स हो गए। जी। फाइनेंशियल प्रेशर्स भी होते हैं, सोशल प्रेशर भी होते हैं। लेकिन ये पढ़ाई ऐसा है कि आपको, अगर आप पढ़ाई अच्छे से करोगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम काफी छोटी नजर आएगी। आपको ध्यान ही नहीं जाएगा कि ये सभी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। आपको घर जैसा खाना नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको मीन्स वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जो एस्पिरेंट्स हम उनको यही कहूंगा कि आप अपने हार्डवर्क करते रहें। प्रॉब्लम ऐसे हैं कि अगर आप जॉब में भी जाएंगे तो प्रॉब्लम आपको कुछ ना कुछ होते ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप जॉब छोड़ देंगे। तो प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं तो ऐसा ना आप पढ़ाई छोड़ दें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। आप प्रॉब्लम को टैकल करने का सोचें। जैसे किसी किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, जैसे मेरे दोस्त के साथ थे वहाँ पे। वो लोग किसी कोचिंग में वर्क कर लेते थे 4 to 5 आवर्स, सब कुछ अर्निंग हो जाता था उनका, जिससे वो सस्टेन कर लेते थे वहाँ पे। हर हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। तो मैं यही कहूंगा कि आप प्रॉब्लम के साथ रहना सीखें, उनसे दूर मत भागें, क्योंकि आपके लाइफ में हर टाइम पे प्रॉब्लम आपके साथ रहेंगी, आप उनसे बच नहीं सकते हो सकता है प्रॉब्लम का इंटेंसिटी अलग अलग हो। बस यही कहूंगा मैं। मनीष जी, कुछ आप अपने स्कूल के बारे में बताएं, जैसे कि आप नवोदय विद्यालय लातेहार झारखंड से पढ़े हैं, तो आपका स्कूल का प्रेरणा और ऐसा क्या है कि नवोदयंस बहुत सफल होते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, एक मेरे स्कूल का काफी इम्पैक्ट रहा, जो मेरा मीन्स अपब्रिंगिंग रहा, और जो मेरा एटीट्यूड फॉर्मेशन रहा। क्योंकि स्कूल के बहुत सारे वैल्यूज आपको लाइफ लॉन्ग रहते हैं, जैसे
नवोदय में था मैं, तो एक नवोदय में डिसिप्लिन लाइफ जीने का सिखाया जाता है। एक रेसिडेंशियल स्कूल है जहाँ आपको सुबह 5 साढ़े 5 बजे से उठा करके आप एक ट्रेंड किया जाता है कैसे एक नॉर्मल एंड गुड लाइफ जीना चाहिए। तो होता है आपको एक गुड फूड हैबिट के साथ एडजस्ट करने के लिए सिखाया जाता है। जैसे आजकल जंक फूड से आपको बचने के लिए सिखाया जाता है वहाँ पर। दूसरा चीज, आप कहीं भी रहेंगे तो आप ग्रुप में रहने के लिए आप सीख जाइएगा। बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम होता है कि होम सिकनेस रहता है, बाहर नहीं निकल पाते हैं, बाहर मन नहीं लगता है। तो एक वो मेरे साथ अच्छा चीज रहा कि मैं कहीं भी एडजस्ट हो जाता हूँ तुरंत, क्योंकि मुझे बचपन से हॉस्टल में रहने का आदत लग गया था, तो दिल्ली में ये प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा चीज ये भी था कि एक जो वैल्यू होते हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक होता है कि टॉलरेंस लिमिट आपका अच्छा होना चाहिए, आप चीजों को टॉलरेट कर सके। जो भी आपके अलावा थिंकिंग है, कल्चर है, वैसा रहा। फिर पेशेंस भी एक वैल्यू जो मैंने नवोदय में सीखी थी, काफी हेल्पफुल रही। एक जी। कंपैशन वैल्यू है, जो आप किसी दूसरों के साथ मिलते हैं तो कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, चाहे वीकर सेक्शन हो चाहे गरीब हो। ये सब वैल्यूज ने मेरे एटीट्यूड को फॉर्म करने में काफी हेल्प किया। और मुझे लगता है कि एक प्रिपरेशन और जो आंसर लिखते हैं आप, उसमें ये झलकती है कि आपके अंदर कैसी सोच है। मुझे लगता है कि नवोदय का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। बीइंग ए नवोदयन, मुझे लगता है काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा मेरे सक्सेस में। जी मनीष जी, एक आखिरी सवाल आपसे मनीष जी, जो नए यंग आईएएस एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और जो हमारे नवोदय विद्यालय से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो आईएएस हाँ, आपके जैसे मनीष जी जैसे आप लोग जैसे लोगों को प्रेरणा मानते हैं या फिर आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या इंस्पिरेशन देना चाहते हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जो नए एस्पिरेंट है उनको मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला पिछले पिछले 1.5 महीने में, और सबके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका सेल्फ परसेप्शन और कॉन्फिडेंस काफी लो होता है। उन्हें सबसे पहला फीलिंग जो आना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, वो नहीं आता। उनको आता है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो जो नए एस्पिरेंट है उसको मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा रखो। मैंने आपको बताया कि जो कॉन्फिडेंस है और जो स्ट्रेंथ है आपके हमेशा हाई लेवल पे होना चाहिए। अगर आपके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा कि मेरी इंग्लिश वीक है, मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपने इस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर दिया है तो आप बिल्कुल भी टैकल नहीं कर पाओगे उसे। तो आप ये सब प्रॉब्लम को बहुत ही छोटा समझे और सोचे कि ये सब लाइफ का पार्ट है। जी। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप रिस्क लेना सीखें। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे बड़े बड़े प्रॉब्लम में, तब तक आप उसे टैकल नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमेशा लाइफ में पेशेंस रखें। हमेशा हम शॉर्ट गोल जो नियरेस्ट होता है हमारे पास, हमें लगता है कि यही गोल हमारे लिए बेस्ट है, और हम आगे बढ़ने का नहीं सोच पाते हैं हम। तो मैं यही कहूंगा कि अपना ड्रीम हमेशा हाई रखें, क्योंकि मीन्स कहा जाता है स्काई का कोई लिमिट नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे लोअर क्लास और मिडिल क्लास हैं, उनके ड्रीम का भी कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। चाहे आपकी शुरुआत जैसे भी हो, चाहे आप टीचर हैं तो आप प्रोफेसर बनने का सपना देखिए, आप टिकट कलेक्टर हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सपना देखेंगे देखिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पिछड़े वर्ग से भी हैं और जो पिछड़े एरिया से भी आते हैं, देखिए मैं नवोदय में देखा जी। 75% बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। तो मैं यही कहूंगा उनको कि आप हमेशा ड्रीम हाई रखें और हार्डवर्क पे हमेशा भरोसा रखें, और आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और नवोदय का नाम भी रोशन करेंगे। आप अपना नाम रोशन करेंगे, आप अपने फैमिली का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी दिया पब्लिक से इंटरेक्शन का। उम्मीद है कि लोग ये सुन करके मोटिवेट होंगे, और हो सकता है कुछ आने वाले टाइम पे सुन करके सिविल सर्विसेज को क्रैक करेंगे।